हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल मैंने आपको करवाया था नेताजी का चश्मा। तो ये एक कहानी थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। ये थी स्वयं प्रकाश जी की। ये यहाँ पे इनका चित्र भी दिया हुआ है आपकी बुक में। तो ये है स्वयं प्रकाश, जिन्होंने कहानी लिखी है नेताजी का चश्मा, जिसका सारांश मैंने आपको कल करवा दिया था। तो बेटा, अगर इसके पात्रों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जो कि कंपनी में काम करते हैं और ये भी देशभक्तों की कदर करने वाले हैं। एक इसमें है जो पान वाला है, और एक है कैप्टन साहब जो कि चश्मे बेचने वाला है। तो बड़ी ही सिंपल और छोटी सी ये कहानी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से देशभक्ति का और देशभक्तों के लिए जज्बे की जो बात कही गई है, तो जो मैंने आपको सार में बताई थी, तो आज हम इसके जो है बेटा, इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पर नेताजी की जो है मूर्ति स्थापित की गई है, और इसमें एक और पात्र थे, मास्टर मोतीलाल जी, जो कि ड्राइंग मास्टर थे, जिन्होंने इस मूर्ति को रेडी किया था। ठीक है, तो आइए बेटा चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो बेटा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो चश्मे वाला था उसको सभी कैप्टन कहते थे। क्यों? क्योंकि वह एक देशभक्त था। वे उन सेनानियों की, उन देशभक्तों की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, देश की को आज़ाद करवाने के लिए जिन्होंने हिम्मत दिखाई, युद्ध लड़े, तो उन लोगों की वह बहुत कदर करता था, दिल से उनकी बहुत इज्जत करने वाला वो आदमी था। इसीलिए बेशक वो सेनानी नहीं था, फिर भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, उसकी देश की जो भक्ति भावना जो उसके अंदर भरी हुई थी, उसकी वजह से। दूसरा प्रश्न है बेटा कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो का प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। देखिए, हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे, वो इसलिए हो गए थे क्योंकि अब जो है, जो कैप्टन था चश्मे वाला, वो मर चुका था। और अब जो नेताजी की मूर्ति है, उस पर ऐनक कौन लगाएगा, उस पर चश्मा कौन चढ़ाएगा। अर्थात अब उसके मर जाने के बाद उस मोहल्ले में कोई भी ऐसा नहीं है जो आगे आकर नेताजी का जो चश्मा है वो उन्हें आकर पहना जाए। इसीलिए वो मायूस हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने ड्राइवर को ये कहा था कि चौराहे पर गाड़ी जो है उसने नहीं रोकनी। ठीक है, लेकिन बाद में रोकने को कहा। देखिए, यहाँ पर ख वाली बात आ जाती है, जो प्रश्न ख है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ऊपर हमने अभी कहा कि वे अचानक ड्राइवर को फिर चौराहे पर गाड़ी पहले मना किया था और बाद में वो तुरंत रोकने को कहते हैं। क्यों रोकने को कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जब उनका ध्यान पड़ा तो मूर्ति पर किसी ने सरकंडे का चश्मा बनाकर उनको पहनाया हुआ था। ठीक है, मूर्ति को। तो अचानक जो है उनका ध्यान पड़ता है, और वो देखते हैं कि भाई ये इस पे तो सरकंडे का जो है वो चश्मा लगा हुआ है। और लेकिन जो जिस तरीके से वो बनाया गया था, ऐसा लगता था किसी वो बच्चे का काम है, किसी छोटे बच्चे ने बनाकर उनको वो पहनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जहाँ निराश थे, कि अब मायूस हो गए थे कि भी अब कौन चश्मा पहनाएगा इनको, तो जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्हें उम्मीद जाग गई। वो निराश थे, लेकिन अब उनके अंदर कहीं ना कहीं आशा जाग गई कि अभी भी लोग जो हैं वो जो है नेताजी की कदर करने वाले लोग अभी भी हैं, जो देशभक्तों की कदर करते हैं। ग है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे। देखिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा देखा सरकंडे का, जो कि किसी बच्चे द्वारा बनाया गया था। तो बात बेशक ये छोटी सी है, लेकिन ये बहुत भावुक कर देने वाली है। क्योंकि दिखने में जितनी बात ये छोटी है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। और इसका मतलब ये था कि बेशक जो है, जो कैप्टन साहब हैं,
वो मर चुके थे, तो अभी भी जो स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करने वाले, देशभक्तों की इज्जत करने वालों की कमी नहीं है। और जो जज्बा है देशभक्ति का, वो न केवल बड़ों में बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति का जज्बा जो है अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये कारण था। अगला प्रश्न है बेटा आपका कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब क्या मतलब है इस बात का जो नीचे लिखी गई है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। बेटा देखो, अ, इसमें हालदार साहब सोचते हैं कि उस कौम का, उस जाति का, उन लोगों का क्या होगा जो उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो उन लोगों की इज्जत नहीं करते, जो कि अपने देश की खातिर, जिन्होंने अपनी जिंदगी क्या, अपने परिवार का सब कुछ होम कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो कुछ लोग उन ऐसे लोगों को देखकर हंसते हैं, उन पर, उनको देख के उनको हंसी आती है कि ये तो बेवकूफ हैं जो देश के लिए ऐसा कर रहे हैं, और अपने लिए वो बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं। मतलब उनके लिए देश प्रेम उनकी दिल में नहीं है, बल्कि वे तो देशभक्ति को भी दरकिनार करके, अपने दीन ईमान को दरकिनार करके बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने के मौके ढूंढते रहते हैं। तो जो हालदार साहब हैं यही सोचते हैं कि ऐसी कौम का आखिर आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि देशभक्तों की तो इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उनका मजाक बनाया जाता है। ठीक है, आगे है बेटा कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि मैंने पहला भी आपको बताया, ये शब्द बार बार आ रहा है बेटा और आएगा भी। आप हिंदी साहित्य के से जुड़े हो कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र होता है कि शब्दों के माध्यम से जब हम किसी की फोटो खींच देते हैं, किसी के विषय में बता देते हैं कि वो कैसा दिखता है, तो जब साहित्यकार कोई ऐसा करता है तो हम उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो पान वाला कैसा बताया है स्वयं प्रकाश जी ने। पान वाला जो है बेटा, वो काला है, मोटा है और गंजा है, और दूसरा है वो खुश मिजाज है। लेकिन उसका अगर स्वभाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है स्वार्थी है। वो जो देशभक्त लोगों की वो इज्जत नहीं करता, वो कैप्टन साहब का भी बहुत मजाक उड़ाता है, वो मूर्ति लाल जो है उनका भी बहुत मजाक उड़ाता है, जो मास्टर जी हैं। तो इस किस्म का वो आदमी है। पांचवा है बेटा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो देखिए, जो हालदार साहब हैं उन्होंने पूछा था पान वाले से कि ये जो कैप्टन साहब हैं, ये जो यहाँ पर चश्मा लगाते हैं, इसकी मूर्ति पर, इनकी मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर, तो क्या वे फौज में उनके साथ कभी रहे, हिंद फौज के कभी वो मतलब हिस्सा रहे हों, या वो उनके जानने वाले हों, तो क्या है भी मतलब वो इस तरह करते हैं। तो ये बात सुनकर पान वाले को बड़ी हंसी आती है। कहता साहब वो तो लंगड़ा है, वो फौज में क्या जाएगा, पागल है पागल। यानी कि अगर वो श्रद्धावश मूर्ति पर चश्मा लगाता है, क्योंकि जो बताया था कि जो मास्टर मूर्तिलाल थे वो चश्मा लगाना भूल गए थे, या जल्दबाजी में उन्होंने छोड़ दिया था, या उन्हें संगमरमर का बनाना था तो वो चश्मा उन्हें बनाना नहीं आया होगा, कारण जो भी रहा हो, लेकिन वह वहां पे चश्मा नहीं था उस मूर्ति पे। तो उस मूर्ति पे चश्मा कौन लगाता था, कैप्टन लगाता था, जो कि चश्मा बेचने वाला था। वो कोई ना कोई फ्रेम उनके ऊपर लगा देता था चश्मा। तो ऐसे व्यक्ति पर पान वाला व्यंग करता है कि वो फौज में क्या जाएगा, कि वो तो लंगड़ा है, वो फौज में कैसे जा सकता है, वो तो बेवकूफ है, कहते पागल है कि वो ऐसे मतलब मूर्ति पे ही वो ऐसे मतलब जो चश्मा है वो लगाता रहता है। ठीक है, तो अब इस पे प्रतिक्रिया देखो क्या हो सकती है। ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग अपने देशभक्तों का सम्मान करते हो, वो हास्य का पात्र नहीं हो सकते, वो मजाक का पात्र नहीं हो सकते, बल्कि वो तो उनके प्रति तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये थे बेटा अभ्यास के प्रश्न। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रचना और अभिव्यक्ति में से, सभी तो नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन मेन क्वेश्चन जो है वो जरूर करवाऊंगी। इसमें है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो देखिए बेटा, अगर हम किसी को कहते हैं ना कि वो कोई कैप्टन है, तो कैप्टन शब्द
एक फौज से जुड़ा हुआ एक ओहदा है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि कैप्टन साहब कैसे होंगे। तो जब तक हालदार साहब नहीं मिले थे, उनके मन में यही रहा होगा कि कैप्टन साहब लंबे, ऊंचे, चौड़े, रौबदार जो है वो ऐसे इंसान होंगे। ठीक है, तो यही उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि कैप्टन के दिमाग से तो ये आता है कि बंदा फौजी है तो वो ऊंचा, लंबा और फिट होगा और मस्कुलर होगा, रौबदार होगा। ठीक है, तो ऐसा ही है कुछ। आगे है बेटा कि कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आपने देखा ही होगा बेटा, चौक पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मूर्ति लगी होती है। तो ये क्या रीजन है इसका, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिए, मूर्ति अगर ऐसी लगाई जाती है तो इसका एक ही उद्देश्य हमें समझ में आता है कि एक तो उन लोगों के प्रति हम श्रद्धा प्रकट करें, उनको याद करके कि हाँ भाई, अब जैसे भगत सिंह है, उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में वो फांसी चढ़ गए, या अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने ऊंच नीच का एक जो इतना बड़ा मुद्दा था, तो उसको संविधान में उन्हें वो बराबर लेके आई है ना, उन जात पात खत्म करके सबको एक जैसे समान अधिकार के लिए वो आगे लेके आई, शिक्षा का अधिकार सबके लिए किया। तो इस तरह की चीजें उन्होंने की हैं। महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए ताउम्र काम किया, और अंत में वो बेचारी है ना, ऐसे निर्मम हत्या हो जाती है उनकी। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो उनकी मूर्तियां स्थापित करके हम यही साबित करना चाहते हैं कि भाई हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, और हम उनके कामों को भी याद करें, ताकि हमारे नेचर में भी उनके जो गुण हैं कहीं ना कहीं उनका भी समावेश हो जाए। अगर गुणों का समावेश नहीं होता तो कम से कम हम उन लोगों को रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान जरूर दें जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया है। आगे है बेटा कि आप अपने इलाके में चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे और क्यों। तो बेटा ये तो आप देखिए, आपने लिखना है कि भाई अगर आपको अपने गांव में या किसी चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति लगानी हो तो आप किसकी मूर्ति लगवाओगे, ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ती हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे लगवानी होगी तो मैं तो बेटा भगत सिंह की लगवाऊंगी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में जहाँ लोग जिनको नौकरियां तक नहीं मिलती और जो नशे में पड़ जाती है, इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसी उम्र में तो इतनी उन्होंने किताबें मतलब लिखी, इतने उन्होंने देशभक्ति के जो है गाने भी लिखे हैं, और स्लोगन लिखे हैं उन्होंने देशभक्ति के। इतने ज्यादा विद्वान थे, इतनी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, और बड़ी छोटी सी उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए और बड़े रौब से, बिना डर के। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी जो चॉइस है वो लिख सकते हो। उस मूर्ति के प्रति आपके व दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। अब देखिए, जो मूर्ति हमने स्थापित कर दी है तो उनके क्या उत्तरदायित्व है हमारे लोगों के होने चाहिए। तो एक तो बेटा वो मूर्ति है जो गंदी ना हो, साफ सुथरी रहे, और उसको मिसयूज ना किया जाए किसी तरीके से। ठीक है, मतलब कम से कम उसका जो है मूर्ति का ध्यान अवश्य रखा जाए कि कोई उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, कोई तोड़ फेड़ फोड़ जो है वो ना करे, और रोशनी का प्रबंध हो वहां पर जहाँ पर वो मूर्ति लगाई जा रही है, ताकि वो सभी के लिए विजिबल हो। ठीक है, तो यही बेटा आपके प्रश्न है जो मुझे मेन मेन लगे थे रचना और अभिव्यक्ति में से। लेकिन जो आपने फेयर कॉपी पे रेडी करने हैं वो आपने जो है अपने इसी पे आप रेडी करोगे, जो आप अपनी फेयर कॉपी बना रहे हो, और सिर्फ अभ्यास से संबंधित ही आप अपना जो काम है वो अपनी फेयर कॉपी में डालोगे, बाकी आपकी जानकारी के लिए है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और इस चैप्टर को आप दिल से जो है इसको पढ़ोगे और दिल से इसके प्रश्न करोगे, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपका प्रश्न जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।